आज आप लोग यहाँ अपने बिहार प्रदेश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के ही हाथों में केंद्रित रही। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में, बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण, जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार जरूर ये पार्टी सत्ता से बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जबरदस्ती देश में आम जन से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुलाने में लगे, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार में मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा दें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया। इन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने के लगभग 2-3 महीने पहले से ही अपनी सरकार के जबरदस्ती के असंख्य हवाई घोषणाएं या खोखले शिलान्यास एवं अच्छे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं, जुटे रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार व आयोजन
आदि पर भी इन्होंने केंद्र सरकार के खजाने के कई हजार करोड़ रुपए यहाँ के गरीब जनता के पानी की तरह बहा दिए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने इन सभी सरकारी कार्यक्रमों की आड़ में इस सरकारी खर्चे से भी अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया है, जो ये जांच का भी काफी गंभीर मामला बनता है। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इन कार्यों के मामले में इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी भी वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते, तो अब जो भी इन्होंने चुनाव के नजदीक यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो फिर इनको अपने ये सभी कार्य या चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवान को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेस की सरकार की तरह ही इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। आज के बिहार प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। इनका पदोन्नति में आरक्षण भी अभी तक यह प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों में भी पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवान को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी खास वजह से ही अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी या काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके अलावा इस सरकार में या अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास, गरीब लोगों की हालत में भी हमें कोई खास सुधार होता हुआ नजर नहीं आया है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी व बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार
काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का घटित हुआ मामला भी इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक हमारे यहाँ पूरे देश में काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। पूरे देश के तो काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब अपनी इन सब कमियों में विफलताओं पर से अपने विरोधियों का नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने यानी कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही उनके विरुद्ध जबरन सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनता के मामलों में ज्यादातर विफल साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आसीन नहीं होने देना है, काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग और इसलिए अब इनको इस चुनाव में आप लोगों को केंद्र की सत्ता से इस बार बाहर रखना होगा। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यह सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिससे आप लोगों को इस चुनाव में हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपका जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मालूम है कि 4 बार वहां मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन सरकार बनाने से पहले आप लोगों को मालूम है कि असेंबली का चुनाव होता है। जब असेंबली का चुनाव हुआ तो वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए, बढ़िया प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए, लेकिन उनके वो वायदे धरे के धरे रहे। और हमारी पार्टी ने बिना कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हुए हमने 4 बार हमने वहां अपनी सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो हमने उत्तर प्रदेश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वैसे तो हमने सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं
माइनॉरिटीज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका हर मामले में व हर स्तर पर हमने पूरा ध्यान रखा है। और इतना ही नहीं, हमने चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम इतनी नौकरी देंगे, हमने कभी नहीं कहा कि जो भूमिहीन लोग हैं हम उनको खेती करने के लिए जमीन देंगे। लेकिन जब हमारी पार्टी पावर में आई तो मैं अपने बिहार के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार में काफी गरीबी है, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसलिए आप लोग रोटी रोजी के लिए तो एक साल में कई महीने आप लोग बाहर के बड़े बड़े महानगरों में चले जाते हैं। लेकिन जो भी पार्टी इधर पावर में आती है आपके बिहार में, तो वोट लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, उनको हमने उत्तर प्रदेश में दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी वहाँ पावर में आई तो हमने जो आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा था तो विशेष अभियान चलाकर उसको पूरा किया। SC, ST और OBC का स्टेट लेवल का। और इतना ही नहीं, जिन वीकर सेक्शन के लोगों ने तो सरकार से वर्षों से कर्जा लिया हुआ था और कर्जा वो नहीं अदा कर पा रहे थे, तो हमारी सरकार ने वो कर्जा खुद वहन किया और सरकार ने खुद उसको उठाकर लोगों को कर्जे से मुक्त किया, चाहे वो किसी भी कार्य में क्यों न लगे। और इतना ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में ज्यादा हमने श्री मोदी की तरह चिल्ला कर नहीं बोला कि हम गरीबों को मकान देंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी गरीब को मकान मिला होगा। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तो जो आवासहीन लोग थे जिनके पास रहने के लिए मकान हमने 2 कमरों के पक्के मकान बनाकर, जिसका नाम हमने मान्यवर श्री काशीराम जी, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, उनके नाम से रखा था। और कई लाख लोगों को हमने वहां पे मकान दिए। और इतना ही नहीं, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में हमने किसी भी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन लेकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, गरीब लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब और बेरोजगार लोगों को खेती करने का मौका दिया। इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश में तो बिना चुनावी घोषणा हमने बहुत कुछ कार्य किया। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब चौथी बार पूर्ण बहुमत के आधार पर मेरी सरकार बनी और मैंने जो जनहित में वहाँ प्रदेश और जनहित में जो मैंने ठोस वहाँ पर कार्य किए, तो वहाँ पर सभी पार्टियों की नींद हो गई। और जब उसके बाद सन 2012 में वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ, तो कहने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां अलग अलग असेंबली का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीएसपी ना सिर्फ पावर में आ जाए तो सारी पार्टियां अंदर एक हो गई। जहाँ भी बीएसपी का उम्मीदवार उनको जीता हुआ नजर आया और अपोजिशन में जो पार्टी लगी मजबूत है, तो कमजोर पार्टियों ने उनको वोट ट्रांसफर कर दिया ताकि बीएसपी पावर में ना आए। उनको डर था विरोधी पार्टियों को कि यदि फिर से पावर में आ गई तो मायावती को फिर कोई भी केंद्र की सत्ता में आने से रोक नहीं पाए। देश का पीएम कैसा हो, हमारी पार्टी को उधर आगे बढ़ने से रोक। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका विकास और उत्थान हो, तो आप लोगों को विरोधी पार्टियों के, चाहे स्टेट का मामला चाहे सेंट्रल का है, तो आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जो चुनावी घोषणा पत्र में जो प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए जाते हैं, तो उनको तो आपको बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है।
आज तक उन्होंने कभी अमल नहीं किया। यदि कांग्रेस ने किया होता तो कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर क्यों जाती। अब यही अब बीजेपी का भी यही हाल है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ कहा, जो वायदे किए, क्या उनको पूरा किया? अब उसकी सजा इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी जरूर मिले। और इस संबंध में मैं खासकर चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मामले में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यह पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सही बन के रह गया। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को भी इस मामले में पूर्व में, जिनकी पार्टी को भी या सरकार को भी इस मामले में पूर्व में या देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसकी खास वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं। और वैसे भी केंद्र व राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था रणनीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में या अति गरीबों को व अन्य और लोगों को भी कतई भी नहीं आना है। इसके साथ साथ यहाँ है इस चुनाव में जिस प्रकार से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है तथा अपने देश की सेना का भी किसी न किसी रूप में जिस प्रकार से इनका जबरदस्ती इस्तेमाल कर रही है, जो ये सीधा चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इस मामले में अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। इन सब बातों को भी आपको जनता के बीच में जरूर रखना है, और ताकि जनता फिर इनके इन सब हथकंडों से भी जरूर सावधान रहे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में
अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके बिहार प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश के आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जो यहाँ आप लोगों के सामने मंच पर मौजूद हैं, इनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में यहाँ के बिहार प्रदेश में जिन लोगों को भी हमारी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है तो उन्हें अब आप लोगों को रात दिन मेहनत करके जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन बीएसपी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को भी अपनी पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, आप लोगों को मालूम है कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। और मैं अंत में आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी दलित विरोधी मानसिकता से ग्रस्त होकर तथा यहाँ जातिवादी ताकतों के भी दबाव में आकर जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मुझे जबरदस्ती दूसरे चरण के आखिरी दिन के प्रचार में जाने से रोका है। मालूम है मेरा दूसरे चरण का प्रचार कहाँ भी था? आगरे के अंदर, जो दलितों की राजधानी कहलाती है। मेरा दूसरे चरण का आखिरी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी आगरे में था। लेकिन मुझे जानबूझकर जबरदस्ती तो मुझे चुनाव प्रचार से उस दिन रोका गया। तो आपका इस मामले में इनको सही जवाब क्या होगा? चुनाव आयोग को इसका सही जवाब ये होगा। तो आपका इस मामले में इनको सही जवाब यही होगा यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने बिहार प्रदेश से भी अपनी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता लेते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई। इनकी तादाद कोई पुरुषों से कम नहीं है, बड़ी तादाद में इधर आई है। तो मैं इनका भी आभार प्रकट करती हूँ, विशेष तौर से अपना घर का काम काज छोड़कर आप मुझे यहाँ सुनने के लिए आई। लेकिन मेरी माताओं बहनों से कि वोट वाले दिन यदि आपके घर में कोई बीमार है या बुजुर्ग है, उसको तो आप नाश्ता जरूर दे देना। बाकी जो नौजवान साथी हैं, आपके जो पुरुष लोग हैं, उनको आप लोग खाना तब बना के देना जब वो लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर आ जाएं। ये भी मेरी महिलाओं से छोटो अपील है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। संघर्ष करो,
जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आप तो नाराज हैं। हम नाराज नहीं है, थोड़ा सा नाराज हैं। आप नाराज हैं। अच्छा रुके बात करते। हेलो हेलो थोड़ा हो जाए बढ़िया से, हो जाए डांस हो जाए।